वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बजट सत्र के पहले दिन कल राज्य सरकार बजट पेश करेगी। प्रदेश के संभावित 63,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। सरकार ने बजट को लेकर राज्य के आम लोगों से भी सुझाव मांगे थे। अब राज्य की जनता की अपेक्षा इसी बात पर है कि धामी सरकार के बजट पिटारे से क्या क्या निकलता है, आखिर किस तरह का होगा प्रदेश का बजट। इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से राज्य की राजधानी देहरादून में शुरू होने जा रहा है। पहले यही सत्र गैरसैंण में होना था, लेकिन सरकार ने चारधाम यात्रा और यात्रा में प्रशासनिक मशीनरी के व्यस्त होने के कारण बताते हुए सत्र को देहरादून में आयोजित करने का फैसला किया है। सत्र के पहले दिन बजट को पेश किया जाना है। इससे पहले 6 महीने के लिए लेखानुदान लाने वाली सरकार पूर्ण बजट लाने जा रही है। बजट लाने से पहले सरकार ने राज्य के लोगों से बजट को लेकर सुझाव मांगे थे। निश्चित तौर पर लोगों की अपेक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन के बेहतर ढांचों को लेकर होगी और बजट को लेकर उन्होंने यह प्रस्ताव जरूर दिया होगा कि युवाओं के लिए रोजगार का जरिया निकाला जाए। किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देकर वे राज्य को और आगे बढ़ा सकती है, खास तौर पर तब जब समय के साथ उत्तराखंड के चले आ रहे ढर्रे में बहुत से बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें खेती का विविधीकरण शामिल है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि परंपरागत फसलों की जगह तिलहन और दलहन की खेती को प्रोत्साहित किया जाए। पर्यटन के लिए होम स्टे योजना के लिए युवा आकर्षण दिखा रही हैं, लेकिन सरकार को अभी इसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत है। साथ ही चिकित्सा, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में बेहतर शिक्षा, परिवार कल्याण, अनुसंधान के लिए सरकार को कदम बढ़ाने होंगे। राज्य का पिछला बजट 57,400 करोड़ का था और लगभग इन्हीं क्षेत्रों पर फोकस था। राज्य में लगभग 75,000 करोड़ के ऋण के बोझ से दबी उत्तराखंड की सरकार के सामने संतुलित बजट बनाने की बड़ी चुनौती है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसके जरिए किस तरह का ढांचा खड़ा करती है, खास तौर पर तब जब महंगाई के चलते सरकार के सामने आय के लिए ज्यादा टैक्स बढ़ाने की गुंजाइश भी नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शादाब शम्स प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ सुभाष झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी है, और हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट जी भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुभाष झा साहब आपके पास आऊँगा कि बजट को लेकर हर ओर चर्चा है, कैसे आप देखते हैं कि आपको लगता है कि ये बजट किस तरीके का होगा, क्योंकि अब की बार ये कहा जा रहा था कि बजट को लेकर बहुत कुछ नयापन आ सकता है और युवा मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके के क्यास लगाए जा रहे थे कि इस बार एक युवाओं को लेकर कुछ फोकस हो सकता है। क्या लगता है आपको कि बजट कैसा होना चाहिए और बजट के अंदर किस बात पर इस बार फोकस दिखना चाहिए? देखिए संजय भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महंगाई साल भर में 2 गुनी 2.5 गुनी हो गई है। उसमें अगर बजट 57,000 से 63,000 पे आया तो ये बजट कम से कम 1 लाख करोड़ से ऊपर का होना चाहिए था। पिछली बार जो बजट हुआ उसको लागू करना हो तब, सिर्फ उस पर बात करें तब उसको होना चाहिए था। लेकिन ये एक बात। दूसरी बात, जो 14 जिले हैं, 14 जिलों को बांट दीजिए 63,000 से। 13 जिलों को जी 63,000 से, तो उसके 13 जिलों को, तो 13 जिलों को बांटने पर कितना आता है, एक जिले को कितना गया, पर मंथ उसका कितना गया, इससे सारा बजट का हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। ये तो ही वर्तमान बजट की बात। अब रह गई हमारे सामने, उत्तराखंड के सामने जो चुनौती है, वो सबसे बड़ा चुनौती है यहाँ के पलायन को रोकना। और यहाँ जो उद्योग के तौर पर जो रोजगार सृजन करने वाला जो उद्योग है, वो सबसे बड़ा उद्योग है पर्यटन उद्योग। और उस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जितने पैसे और संसाधन चाहिए, मुझे लगता है कि वो बजट में उतनी गुंजाइश है नहीं जितनी चुनौतियां सामने खड़ी हैं।
दूसरी बात, जो लोग महंगाई से त्रस्त हैं तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश सरकार के पास भी नहीं है कि सरकार लोगों से टैक्स वसूले और बड़े कड़ाई से टैक्स वसूले या टैक्स बढ़ाए। ये सारी चुनौतियां हैं, उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, राज्य सरकार के अपने रोड हैं, वन विभाग के बहुत सारी जंगलात की अपनी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इसमें मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए, सबसे पहला जो रोजगार परक है वो ये है कि पर्यटन उद्योग को यहाँ सरकार बढ़ावा दे, उसको प्राथमिकता के तौर पर ले, और लोगों की समस्याएं यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की है, गाँव में, सुदूर देहातों में, और कम्युनिकेशन का है। इसे अगर ठीक करेगी तो मुझे लगता है बहुत कुछ ठीक हो जाना चाहिए। जी, तो सुभाष जी, आपको लगता है कि पर्यटन को लेकर खास फोकस होना चाहिए इस बार, लेकिन अगर आप देखें सुभाष जी, पर्यटन के अलावा हमारे पास खनिज संपदा भी काफ़ी है, उसे लेकर भी बात होनी चाहिए। और जो छोटे लघु उद्योग की बात हो रही थी, जैसे जड़ी बूटियाँ या लोकल जो हमारी खेती होती है उससे लेकर भी, तो इस ओर भी, क्योंकि कृषि का बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अगर कुछ नए तरीके की जो पैदावार है जो होती है, जो हमारे लोकल उत्पाद जिसे कहेंगे, उसे फोकस किया जाए तो शायद बहुत कुछ उत्तराखंड को मिल सकता है। हाँ, निश्चित तौर पे, लेकिन एक अनुभव भी बता दे कृषि का जी। अब पहाड़ के सुदूर इलाके में जो किसान सेब की खेती करते हैं, अब उनका समय आ रहा है, वो जुलाई अगस्त का समय होगा, सेब टूटने का समय होता है अगस्त का समय, जुलाई अगस्त का समय, और मानसून का समय भी वही होता है। अब भंडारण की क्षमता जो है सुदूर देहातों में है नहीं, तो अब वो उनके साथ मजबूरी होती है, वो सेब का क्या करें, उनका सेब सड़ने लगता है। ये सारी चुनौतियों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा बात, जो यहाँ जो जड़ी बूटी, सेब, यहाँ के फल फ्रूट्स, इन सारों को कितनी जल्दी इन सारी चीज़ों को बाहर मार्केट में पहुँचाया जाए और किसानों से कितनी जल्दी ले लिया जाए, इसकी सुदृढ़ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस पर भी फोकस होना चाहिए। हीरा सिंह बिष्ट जी भी हमारे साथ हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हीरा सिंह जी, क्या लगता है आपको बजट में क्या होना चाहिए, क्योंकि बात उत्तराखंड की है और बजट पर सभी की निगाहें हैं, और ये एक खास तरीके का बजट बताया जा रहा है कि इस बार कुछ नई चीज़ें देखने को मिल सकती है, तो आपको क्या लगता है? बजट में पहली बात तो पलायन की है, रोजगार की है, और हमारे स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, तकनीकी शिक्षा की है, जो हमारी उपज है, खनिजों की है, खनन की है, ये सारी व्यवस्थाएं बजट में जो हमारे राजस्व को बढ़ाती है। जो प्रदेश में जो कुछ हम लोग यहाँ के आलू, अदरक, सेब, इनको भंडारण, जैसा हमारे साथी कह रहे थे, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मार्केट में उनको उचित मूल्य मिलना, न कि दलालों के माध्यम से वो खरीदी जाती है। व्यवस्था सरकार को स्वयं करनी पड़ेगी अगर सरकार राज्य का हित चाहती है। दूसरी बात, जो सुविधाएं पहाड़ों पर होनी चाहिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तकनीकी शिक्षा की, जिससे लोग पलायन न करें। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, तो राजीव गांधी नव विद्यालय, जवाहर नव विद्यालय की स्थापना हर जिले में होनी चाहिए, जिससे बच्चे माँ बाप को देहरादून पलायन न करें। वहीं रोजगार की व्यवस्था उनकी हो, स्वरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। जो मनरेगा है, मनरेगा में और अधिक रेट बढ़ाए जाएँ, क्योंकि कोरोना काल में देश को मनरेगा ने बहुत कुछ बचाया है, जो कि रोजगार का एकमात्र साधन यही मनरेगा की एक व्यवस्था जो मनमोहन सिंह जी कर गए, तो वो है। उस दिशा में जो हमारे छोटे मोटे कृषि हैं, जो गूले बंद हैं, 600 गूले उत्तराखंड में बंद है, छोटे मोटे जो पहाड़ों पर आती है पानी के नेचुरल स्रोत से, उनकी देखभाल नहीं हो पा रही है। हम उनकी उपज का मूल्य नहीं दे पा रहे। दलालों के माध्यम से सारी व्यवस्था पहले बुक धन उल्टी है। आलू बहुत पैदा होता है, लेकिन दिल्ली के बड़े बड़े लाला पहले बुकिंग कर देते हैं, वो आलू बहुत सस्ते में यहाँ से ले जाते हैं, जबकि ऑफ सीजन में आलू होता है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता उस समय, मुझे जानकारी इस बात की है। तो इस तरह से कोई ध्यान नहीं दे रहा, केवल यहाँ बयानबाजी होती है और कुछ नहीं होती। करना किसने? प्रैक्टिकल, जो ब्यूरोक्रेट्स कर देगा वही है। हम लोग जब पहाड़ के लोग हैं, अपने विजन को, अपनी सोच को ब्यूरोक्रेट्स पर नहीं थोप पा रहे कि आप इसको एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं। और ब्यूरोक्रेट जो चाहता वो नहीं चाहता उत्तराखंड का विकास हो। इसके करप्शन का एक मामला है, उसको किसी न किसी सीमा पर हो। केवल हम लोग खनन के तक, रेत बजरी खनन और शराब तक सीमित हो गए उत्तराखंड। एक लोगों की धारणा बनी जो गलत है। ये एक एक्स्ट्रा
एक्टिविटीज़ हो सकती है राजस्व बढ़ाने के लिए, लेकिन पूरे सरकारों का ध्यान इस पर क्यों इतना ज़्यादा है और इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है? ये होनी चाहिए, ये बड़ी है। जैसे हमारे उत्तराखंड में आपने 72 ITI बंद कर दिए राज्य सरकार ने। अरे ITI का सर्टिफिकेट रोजगार देने के लिए, कहीं भी बच्चा राज्य में खड़ा हो जाए, राज्य के बाहर जाए तो 10-20 हज़ार 25 हज़ार के ITI भाई ITI 72 आपने बंद कर दिए। ये कौन सी उपलब्धि, क्या कहेगी सरकार इस पर? गोल्डन फॉरेस्ट की 14,000 बीघा जमीन देहरादून में है, सुप्रीम कोर्ट देहरादून में है, उसका हिसाब किताब नहीं दे रहे, राज्य सरकार में निहित कर दी थी, उसका हिसाब बताने को तैयार नहीं। जो बड़े बड़े माफियाओं ने उसको कब्जा रखा, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट बन सकता है, हमारे अस्पताल बन सकता है, ITI पॉलिटेक्निक बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार कुछ करना नहीं चाहती ना। केवल हेलीकॉप्टर घूमना, मंदिरों में दर्शन करना, गंगे जी में नहा लिया, फूल दे दिए, यहाँ तक चल रहा है। ये मैं नहीं समझता कि कोई सीरियस या गंभीर अभी तक सामने आई। तो बजट में भी यही काम होना जो ब्यूरोक्रेट्स ने कर दिया। हम लोग अध्ययन नहीं कर रहे, हम लोग बैठकर अधिकारी से नहीं कह रहे इस प्रॉब्लम की, ये समस्या का समाधान करो, निकालो इसका, वो हम नहीं कर रहे। जो अधिकारी ने तैयार कर दिया वही है। पुराने करप्शन के जितने मामले क्या हो रहा, एक यादव की इंक्वायरी हो रही तो सारे अधिकारियों का कांपने लग रहा है। कितने करप्ट अधिकारी जो लूट कर रहे हो, खसोट कर रहे उत्तराखंड को। पहली आवश्यकता मैं समझता हूँ, सारे कामों से अच्छा यानी कि जांच होनी चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट्स ने इस प्रदेश को नंगा कर दिया, लूटने के दृष्टिकोण से यहाँ आ रहे, कोई विकास के लिए नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ कुछ चौमुखी विकास के जो रोजगार है, पलायन है, कृषि है, हमारे जो तिवारी जी ने शेड्यूल बनाए थे, ये शेड्यूल में लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिला, सरकारी जमीन दी, उनको बिजली पानी की सुविधाएं दी। ये ऐसे नहीं आए थे। भारत सरकार से 3 कंशन में बार बार कह रहा, मैंने पहले मुख्यमंत्री जी को भी लिखा कि वो तीनों कंशन डबल इंजन की सरकार है, तीनों कंशन दे दिए कंपनी को, इनकम टैक्स से छूट दे दो 5 साल के लिए, सेल टैक्स साइज में सारी कंपनियां दोबारा आ जाएंगी और कम से कम 3-4 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जमीनें हमने दे रखी, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा, कुछ नहीं करना। लेकिन डबल इंजन का फायदा राज्य के हित में उठा लो, क्योंकि रोजगार उत्तराखंड में प्रायोरिटी है। यहाँ वो नहीं हो पा रहा, बड़ा दुखद अध्याय यही है। अब यहाँ अब जो लगे थे हेल्थ डिपार्टमेंट में 2,500 लोग निकाल दिए, पहले कोरोना योद्धा का इनाम उनको दिया, अब उनको निकाल दे जगह नहीं। अरे भाई आवश्यकता तो है, तुम यहाँ के हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, तुम उनको रोजगार संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट जैसे भी रखो विभाग में, आप निकाल के बाहर कर दिया उनको। आप ये करना क्या चाह रहे हैं? रोजगार प्रायोरिटी है हमारी, ऐसा नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करो, ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल नहीं हो रहा, दिक्कत है सरकार पे। अब ये बजट क्या लाएंगे, लाना चाहिए। पर्यटन है, उद्योग है, हमारे कृषि है, हमारा बागवानी है, हमारे कच्चे माल की उपलब्धता स्टोर का है, उनको कोल्ड स्टोरेज उनको चाहिए, उनको जो हमारे तकनीकी शिक्षा, जो हमारे स्वास्थ्य है, एक अस्पताल नहीं बना, एक टेक्निकल नहीं बना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना, तो प्रदेश कर रही क्या? ये चीज़ें लानी जहाँ से रोजगार मिलेगा भाई। चलिए बिल्कुल, एक बार मिस्टर साहब जरा शादाब शम्स से भी जान लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। शादाब भाई कुछ चीज़ें हैं, देखिए उन पर फोकस होना चाहिए। जैसे कि एक बात है कि भंडारण की जो बात आई है, सुभाष झा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि भंडारण की व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो मौसम है वो बड़ा अच्छा है, तो भंडारण में नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी चाहिए, लेकिन उस पर उस तरीके के काम नहीं हुए हैं, ये आप भी मानेंगे। दूसरी बात जो हीरा सिंह बिष्ट जी ने कही है कि एक अधिकारी पर कार्रवाई हुई तो हाहाकार मच गया, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही है कि इस पर और आगे कितनों पर कार्रवाई हो सकती है, ये भी एक बड़ी बात है। उसके अलावा एक फोकस की बात की है, जो कहा गया है कि ले देकर हम ये कहते हैं कि पर्यटन, उसके बाद शराब और खनन, इन्हीं पर लगातार जो नेताओं का है या सरकारों का फोकस रहता है। तो आप देखिए कि खनन को लेकर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि अवैध खनन होता है, सरकार कोई भी हो, सरकार कोई रही हो, ये हमेशा एक आरोप रहेगा कि अवैध खनन चल रहा है, बड़ा उस पर विवाद रहता है। तो वो जो खनन नीति है, आज तक भी उस पर जिस तरीके से कार्य होना चाहिए नहीं हुआ। शराब को लेकर भी कुछ इसी तरीके की स्थितियां हैं कि जो कार्य उस पर होना चाहिए, जिस तरीके की नीति होनी चाहिए, वो नहीं हुआ। तो खनन को लेकर एक बड़ी चीज है, अवैध हो रहा है तो उसे वैध किया जाए, बहुत सारी चीजें हैं। इसे लेकर आपको क्या लगता है, और जो बातें की हैं हीरा सिंह बिष्ट जी ने और सुभाष जी ने, उसे लेकर आपको क्या लगता है? जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक महत्वपूर्ण चर्चा है, प्रदेश के बजट, प्रदेश के भविष्य के ऊपर चर्चा है,
और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आदरणीय हेरा सिंह बिष्ट जी के समक्ष बैठा हूँ। बहुत विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने सरकारें चलाई हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। शायद हम बहुत लंबे अरसे से, बचपन से उन्हें देखते आए हैं मजबूत राजनीति करते हुए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार झा साहब ने भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कुछ अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो वैलिड पॉइंट्स हैं और हम सब लोगों को मिलके उत्तराखंड कैसे खूबसूरत बने, उत्तराखंड की दिशा में हम कैसे बेहतर काम कर सकें, हम लोगों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर इन विषयों पे एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ईमानदार कोशिश करते हुए जनता से राय मांगी है। हम सब लोग प्रदेश की जनता हैं और हम लोगों का दायित्व बनता है कि अगर हमारे प्रदेश का मुखिया हमसे राय मांग रहा है तो हम ईमानदारी के साथ अपनी राय को दें। मुझे लगता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जो बेसिक चीज़ें जिसके ऊपर हमारी चर्चा हुई, उस चर्चाओं में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन थी उसमें एक लाइन स्वास्थ्य की थी। स्वास्थ्य में स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखंड ने तो अपने पूरे उत्तराखंड को, छोटा स्टेट होने के बावजूद, क्योंकि हमने इस दुख को झेला है, हमने देखा है कि स्वास्थ्य के बिना कैसे गरीब का बच्चे की ज़िंदगी को बचाया नहीं गया, कैसे हमने देखा हमने अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों को खोया है पैसे के अभाव में। तो उत्तराखंड पहला स्टेट बना जिसने अटल आयुष्मान योजना लॉन्च की। 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार हर व्यक्ति को, उत्तराखंड के बच्चे से लेकर घर के बुजुर्ग को, ये अधिकार मेरी सरकार ने दिया और हिंदुस्तान का पहला प्रदेश उत्तराखंड बना जिसमें ये योजना लॉन्च हुई। हमने कोई धर्म जाति नहीं देखी, क्षेत्र नहीं देखा, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखी, हमने कहा सबको साथ लेके चलेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ किया। दूसरा विषय आया शिक्षा का। शिक्षा के मामले में उत्तराखंड पहले से बहुत मजबूत था। हमने उसकी शिक्षा नीति को देश में बदला और प्रदेश में भी सीबीएसई पैटर्न के ऊपर सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया है। इसमें कोई शक नहीं है, उत्तराखंड भविष्य को, अपने आने वाली नस्लों को मजबूत करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उसका आपको एक ट्रेलर, एक रूप बजट में भी दिखाई देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन आपने कहा, हमारे यहाँ तीर्थाटन और पर्यटन है, बिल्कुल हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि तीर्थाटन की दिशा में हमने देखा कि 4 धाम यात्रा 2 साल बाद, ये हमारी आजीविका का विषय है। 4 धाम यात्रा हो या पर्यटन, 2 साल तक हम सब कुछ, हमारी लाइफ लाइन रुक गई थी कोरोना की वजह से और बहुत बुरी तरह से हमारी इकोनॉमी नीचे गिर गई थी। लेकिन उसके बावजूद इस बार जिस तरह से प्रदेश के अंदर तीर्थयात्री आए, पर्यटन आए, हमारे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। पर्यटन उद्योग में एक बहुत बड़ा हलचल हुई। तीर्थाटन और पर्यटन में दोनों में मजबूत दस्तक हुई और मैं ये कह सकता हूं कि रिकॉर्ड तोड़ लोग उत्तराखंड आए और तमाम होटल, लॉज, होम स्टेज सब फुल हो गए और होम स्टे की योजना हमने कहा ये हमारी रीढ़ की हड्डी साबित होगी। लोगों ने अपने घरों में तीर्थयात्रियों को जगह दी, पर्यटकों के लिए होम स्टेज खुले हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और मैं ये कह सकता हूं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के मामले में उत्तराखंड देश का नंबर 1 स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम पूरी दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल हैं, हम दुनिया के सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी हैं और मैं ये कह सकता हूं लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं बहुत तेजी के साथ। उत्तराखंड अपनी दस्तक हिंदुस्तान में बहुत मजबूती से दे रहा है और इसलिए 2 साल के बावजूद जब ये लाइंस खुली तो आज हम कह सकते हैं कि हमने बहुत लंबी छलांग लगाई है और इतने ही वक्त में हम ये कह सकते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो 2020 में रुक गई थी वो 2022 में बड़ी छलांग के साथ पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे खड़ी हुई है। आपने ये बात बताई महंगाई का, आपने एक मामला रखा कि 57,000 करोड़ का बजट था, अब 63,000 करोड़ का है, वो 1 लाख करोड़ का होना चाहिए था। वो बिल्कुल होगा, चिंता मत कीजिए। अभी हमने सिर्फ पर फैलाए हैं, उड़ने के लिए उत्तराखंड तैयार है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाला दशक हमारा है। मैं इतना जरूर कहूंगा, हम ऊर्जा प्रदेश की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। 13 योजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री ने कल किया और उस दिशा में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाना, सोलर जो एनर्जी है उसका एक बड़ा
हब बनाना, उस दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जल संचय की जिम्मेदारी दी है कि यूपी और अड़ोस पड़ोस के प्रदेशों को हम पानी मुहैया करा सके। तो अपने यहाँ जल परियोजनाओं से बिजली बनाएंगे और लोगों को पानी मुहैया कराने का काम भी उत्तराखंड की सरकार करेगी। और मैं ये कह रहा हूँ, लोगों को स्वच्छ पानी पिलाना और आगे की लाइन के ऊपर बेहतर तरीके से आगे बढ़ना, उस दिशा में भी मेरी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध, कटिबद्ध है। आपने एक बात और कही कि हमने इस प्रदेश के अंदर हमारी जो क्रॉप्स हैं, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 न्यू क्रॉप का फॉर्मूला इजाद किया है और उस फॉर्मूले के ऊपर सरकार चल रही है। और इसलिए जो एप्पल क्रॉप की भी बात यहां सामने आई, उस एप्पल क्रॉप को भी लेके हम लोगों ने आज की डेट में अपनी अलग पहचान बनाई है एप्पल के क्षेत्र में। और मुझे मालूम है कि आने वाले अब लोग उत्तराखंड के एप्पल को उत्तराखंड के नाम से मांग रहे हैं। ये एक अलग पहचान उत्तराखंड की बनाई जा रही है। उत्तराखंड बहुत जल्द जैविक प्रदेश बने, उस दिशा में हमने देखा हमारी पिछली सरकार ने भी बहुत जबरदस्त काम किया और उत्तराखंड का नाम, उसमें कई सारे अवार्ड कृषि मंत्रालय को, कृषि विभाग को उत्तराखंड के मिले। हम जैविक प्रदेश की दिशा में भी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि देश के जो लाइंस है, जो सिडकुल की बात आपने की, आपके पास शायद आपको ज्यादा तजुर्बा है। सिडकुल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को खड़ा करने के लिए उत्तराखंड को पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के लाइंस के ऊपर आगे बढ़ते हुए ये दो पार्टियों की राजनीति से ऊपर उठ के एक लाइन चली थी, जिसके बदौलत सिडकुल बना। और उस सिडकुल को जो औद्योगिक पैकेज दिया गया था हमारी तरफ से, उसको कितनी निर्दयता से कांग्रेस की सरकार ने आते ही छीना और हमारे औद्योगिक पैकेज को छीन के हमारे युवाओं की पेट में खंजर मारा, वो भी हमें याद है। लेकिन बिल्कुल आदरणीय जिस तरह से हीरा सिंह बिष्ट जी ने कहा कि हमें और उम्मीद है हमारी सरकार से उत्तराखंड की, क्योंकि जिन्होंने प्रदेश दिया है उस प्रदेश का उद्धार भी वही करेंगे। और हमने नारा भी दिया था, अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे, और उसको संवारने में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें उम्मीद है कि मोदी जी से संवारने में हमारी मदद करेंगे और हम मांगने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल शादाब भाई, बहुत सारी आपने कहा कि उत्तराखंड के अंदर में 2-3 प्रश्न और रह गए, मैं कहे तो इनका भी उत्तर दे दूं। हाँ बताइए बताइए, चलिए आज उत्तर दे लीजिए, फिर सुभाष भाई से 2-3 चीजें हैं। अभी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आपने प्रश्न उठाया जी, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आपने भ्रष्टाचार के ऊपर जो प्रश्न उठाया, मैं आपका धन्यवाद दूंगा। मेरी सरकार की नीति है 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन। केंद्र की सरकार हो या उत्तराखंड की धामी सरकार, हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए कोई भी कितना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये ब्लैक शीप्स को एक एक को निकाल के सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन एक तरफ आपको ये ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। मैं आज तो कांग्रेस के नेताओं को भी धन्यवाद करूंगा कि एक तरफ आप भ्रष्टाचार की बात तो करते थे, लेकिन जब ईडी का प्रेशर ऊपर पड़ता है तो यहां से सारे नेता उन भ्रष्टाचारी नेताओं के पक्ष में ईडी का विरोध करने बैठ जाते हैं। और आज उन भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए जब उत्तराखंड में लोग इकट्ठा हुए तो मैंने देखा कांग्रेस के ईमानदार नेताओं ने गांधी परिवार के साथ जाने से मना कर दिया, और 100 लोग भी पूरी कांग्रेस मिलकर ईडी के ऑफिस के सामने नहीं जुटा पाई। आज दिल की गहराइयों से मैं कांग्रेस के ईमानदार नेताओं का साथ धन्यवाद करूंगा कि ईमानदारी रखिए। भ्रष्टाचारी न तेरा है न मेरा है, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनका सहयोग न करके आज कांग्रेस के जो अन्य साथी थे जो वहां नहीं पहुंचे थे, उन्होंने एक मिसाल पेश की है और ये आ गया है। अगर ये ईमानदारी से कांग्रेस चली तो शायद डूबते डूबते शायद कोई उम्मीद ये बच जाए कि विपक्ष की भूमिका। चलिए शादाब भाई, वो कांग्रेस का काम है कि वो डूबे या तैरे, लेकिन आज तो ये काम है कि बजट कैसा हो और गांधी परिवार की पैरोकारी की, तो मुझे लगता है कि अब चंपावत जैसा हाल पूरे प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें हैं और चर्चा भी जारी रहेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज चर्चा है खास में बात कर रहे हैं उत्तराखंड बजट को लेकर और सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सुभाष भाई आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आपने देखा ही है, बहुत सारी चीज़ें सबकी सुनी भी, और हमारे साथ एक सोशल एक्टिविटिस्ट ज्ञानेंद्र कुमार जी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष भाई, ऐसा कहा जाता है और देखा भी हमने कई बार कि जब मामला उलझा हुआ हो और बात बड़ी सदी हुई करनी हो और थोड़ा सा घुमाकर करनी हो तो वहाँ शादाब शम्स जी को यूज़ कर लिया जाता है
क्योंकि एक मंजे हुए अब खिलाड़ी हो गए हैं उत्तराखंड की चीज़ों के। चलिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें साफ गोई के साथ इधर से उधर पाले में खिसका दी। लेकिन सुभाष भाई, बात यह है कि उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड जो है महिला शक्ति का केंद्र रहा है, और महिला जो शक्ति है, मात्र जो शक्ति है, उसे लेकर यहाँ कुछ ना कुछ आना चाहिए था, लगातार इसकी मांग रही है। लेकिन आप देखेंगे इन 22 वर्षों में कहीं ना कहीं उसकी एक उपेक्षा हुई है, कहीं ना कहीं जो चीज़ होनी चाहिए थी उस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा बात है, और शायद इस बजट में उस पर कुछ काम हो, एक बात। दूसरी बात जो उत्तराखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और जिसकी पहले दिन से ही बात होती रही है, वो है कि सरकार अतिरिक्त खर्चे बहुत करती है। बत्तियां बहुत बांट दी जाती हैं, गाड़ियां बहुत बांट दी जाती है, गनर बहुत बांट दिए जाते हैं। तो ये जो अतिरिक्त भार है, जो खर्चे हैं, ये कैसे कम हो? तो इस पर क्या इस बार फोकस दिखेगा? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी सुभाष भाई। संजय भाई, सबसे पहले तो शम्स भाई से मेरा सबका आज ही हुआ है, तो इसलिए इनको मैं बधाई देता हूं, और आज मैं इनको रगड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। तो दूसरी बात रही कि आपने कहा मातृशक्ति का सबसे ज्यादा जो ढिंढोरा पीटा वो भाजपा ने पीटा, और भाजपा अभी पिछले दिनों से सरकार में है, एक बार नहीं दोबारा आ गई। तो अगर ये मातृशक्ति पर काम नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि ये भाजपा की असफलता है। इन्होंने मातृशक्ति के नारे दिए, इन्होंने काम नहीं किया। इंदिरा अम्मा कैंटीन शुरू किया था एक प्रयास हरीश रावत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, वो हुआ, लेकिन वो भी आजकल शायद नहीं चल रहा है। उसमें हुआ कि हर जगह जो उसमें महिलाएं थी, महिलाएं खाना बना रही थी, खिला रही थी, बड़ा अच्छा चल भी रहा था, और सुदूर पहाड़ से जो लोग शहर में आते थे उन्हें बहुत सस्ता में भोजन मिल जाता था। ये एक पहल जो थी, वो पहल को दलगत दायरों से अलग होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों वो दलगत दायरों में आ गया, शायद इंदिरा गांधी के नाम होने से, मैं नहीं जानता हूँ। अब रह गई कि हमारे शम्स भाई ने ब्यौरेवार सारे चीज को लिख करके उन्होंने बोला है, तो वो ये बड़ी अच्छी आदत है, इन्हें बोलना चाहिए। और महिलाओं पर आपने जो कहा, खास करके 2-3 चीज भाजपा को ध्यान देने की जरूरत है। वो ये है कि एक तो जो प्रसव काल होता है महिलाओं का सुदूर देहात में, उन्हें लोग 4 आदमी पकड़ करके खटिया पर, चारपाई पर, किसी चीज पर 2 बंबू के सहारे जैसे तैसे लोग मुख्य सड़क तक लाते हैं। एक तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है गांवों का या ब्लॉक का ऐसा सुदृढ़ क्यों नहीं है, डॉक्टर वहां क्यों नहीं बैठते हैं, वहां क्यों नहीं जाते हैं। दूसरा, हमारी घास काटने वाली महिलाएं जो है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सहूलियतों के लिए, उनके पशुपालन के लिए जो उनका मुख्य स्रोत है, जैसे दूध है, घी है, गोबर है, वगैरह वगैरह, इन सारी से पशुपालन से जुड़ी चीजों, वो महिलाओं के भरोसे ही है पहाड़ों में। तो हमारी उससे 2 चीजें होंगी, एक तो पलायन रुकेगा, और दूसरी बात यह कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये काम करने की जरूरत है। तीसरी बात रही खेती, कृषि। तो कृषि में संजय भाई मैं आपको बता दूं, हरसिल का सेव बड़ा अच्छा होता है, हरसिल का राजमा बहुत अच्छा होता है। आप माना गांव जाएंगे, सरस्वती नदी के किनारे का आलू जो है वो बड़ा फेमस, मैं तो खाया हूँ, खाता हूँ। मैं जब भी बद्रीनाथ जाता हूँ तो 2 कट्टे लेके आता हूँ, तो वहाँ का आलू बड़ा स्वादिष्ट होता है। यहाँ अभी छोटा सा आंदोलन, ये आपके सुआ खोली से आगे रातू वैली में छोटा सा आंदोलन लोग चला रहे हैं, वहाँ पनीर बेचते हैं, दूध बेचते हैं। वो पनीर और दूध वो छोटा सा आंदोलन है, लेकिन उसे बहुत बड़ा करने की जरूरत है। उन्हें सरकार के सहयोग और समर्थन की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी कोशिशें छोटे छोटे लेवल पे हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन बनाने का, और इन मालों को सही समय पर बाहर भेजने का, इनके वितरण का और इनके विक्रय का। ये काम अगर हो जाए तो हमारी महिलाएं जो बहुत मेहनती हैं उत्तराखंड की, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। और महिलाओं की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी तो आप यकीन मानिए पलायन भी आधा रुक जाएगा। नहीं, बिल्कुल। सुभाष भाई, एक खर्चों की बात हमने की थी कि सरकार खर्चे कैसे कम करे, इस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, सरकार, छोटे प्रदेश जितने बने संजय भाई, आप ये जानते हैं कि यहाँ छोटे प्रदेश जितने बने, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो, वहाँ सब लोग लाल बत्ती गाड़ी, खर्चे, कैबिनेट का दर्जाधारी,
बॉडीगार्ड वगैरह वगैरह वगैरह, और हर जगह। और दूसरा, विधायकों की संख्या बहुत छोटी होती है, तो जो यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी लोग बैठे हैं वो ढुलमुल करते रहते हैं, 2 विधायक इधर 4 विधायक उधर, तो सरकार की आधी ताकत जो है सिर्फ इसमें खत्म हो जाती है कि वो अपनी सरकार कैसे चलाएं। तो ये अगर हम सोचते हैं कि ये कैसे रोका जाए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा कठिन काम है। अब रह गई बात ये कि चूंकि डबल इंजन की सरकार है, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, भाजपा के पास विधायकों की अच्छी खासी संख्या है, तो मुझे लगता है कि भाजपा अगर इसमें चाहे, दिल से चाहे, शम्स भाई चाहे, इनकी पार्टी चाहे, तो इस पे लगाम लग जाएगी। लेकिन अभी घोषणा हुई है असंतोष के कारण कि अभी सबको जो है राज्य मंत्री को सबको जवाबदेही दिया जाएगा, सबको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा वगैरह वगैरह, अभी कुछ इस तरह का बयान आया था। अब पता नहीं वो सिर्फ बयान था या आगे अमली जामा पहनाया जाना है। तो इसलिए मुझे लगता है हाँ, सरकार इस पे विचार करे कि वो आय कैसे बढ़ाएगी, और आय के साधन यहाँ है, यहाँ जड़ी बूटी है, प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ नदियों से मत्स्य पालन, यहाँ बाहर की मछलियाँ क्यों आए, आंध्र प्रदेश से मछलियाँ यहाँ उत्तराखंड में क्यों आए, जो प्रदेश इस पूरे देश को बड़ी बड़ी नदियां देता हो, उस प्रदेश में मछली बाहर से आएगा। ये जाहिर है कि हमारी इच्छा शक्ति की कमी है। तो यहाँ मत्स्य पालन पर भी जोर देने की जरूरत है, यहाँ मछलियों का पालन किया जाए, मछली का व्यवसाय किया जाए, तो ये भी सरकार के लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। नहीं, एक और सुभाष भाई बात आप ही से ले रहा हूँ, एक सवाल और ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ज्ञानेंद्र जी के पास जाऊंगा। सुभाष भाई, शादाब भाई ने बोला कि कांग्रेस ने बहुत कुछ छीना, और यहां अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डबल इंजन की सरकार है और लगातार प्रधानमंत्री जी का फोकस उत्तराखंड में रहा है, और शायद यही कारण है कि इस बार जो पर्यटन बढ़ा है, जिस तरीके से लोग आए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का है। उन्होंने केदारनाथ को पूरे विश्व में इस तरीके से कर दिया कि पूरे विश्व के लोग केदारनाथ आना चाहते हैं, उत्तराखंड देवभूमि आना चाहते हैं। तो ऐसे में क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है, जो छीना है उसे वापस पाने के लिए कल का दिन बड़ा अहम है और आने वाला समय बहुत अहम है, क्योंकि 2024 भी नजदीक है। तो ऐसे में जो छीना है वो क्या वापस आ सकता है, और उसके लिए क्या होना चाहिए, ये भी आप इससे जान लेते हैं जी। देखिए पहली बात तो यहाँ नारायण दत्त तिवारी यहाँ के स्वप्न दृष्टा थे, और उन्होंने उसका ताना बाना यहाँ के विश्वकर्मा, अगर हम उत्तराखंड के विश्वकर्मा कहीं ईमानदारी से, तो उत्तराखंड के विश्वकर्मा नारायण दत्त तिवारी थे और वो कांग्रेसी थे। इसलिए अगर ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये लोग नाइंसाफी करते हैं। अटल जी के सहयोग की एक बात मुझे बोलने दीजिए, एक बात। दूसरी बात रही कि यहाँ प्रदेश में आप कहते हैं कांग्रेस ने छीना, तो कांग्रेस को प्रदेश के लोगों से दुश्मनी है क्या कि कांग्रेस ने छीना? ये इनका राजनीतिक आरोप है, ये होना चाहिए। ये हीरा भाई और शम्स भाई के बीच में चलने दीजिए। हम तो कह रहे सुभाष भाई, छीना है तो आज मौका है वापस लाने का। अब रह गई, हाँ, और अगर छीना बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, आप सही जगह ले आया, आप चर्चा को सही जगह ले आया। अगर छीना है तो 57,000 करोड़ का बजट पिछला साल था, इस बार कम से कम 2 गुना तो करते। डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड को कर्जा से मुक्त कर दीजिए, तो ये सारी चीजें हैं, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। उत्तराखंड के लोग देखेंगे कि ये डबल इंजन की सरकार 5 साल चली, अभी और चलना है, तो ये क्या करती है, और उसे ये वापस करें। अगर कहें तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। और ज्ञानेंद्र कुमार जी, कल बजट की संभावनाएं हो रही हैं ज्ञानेंद्र जी, और आपको क्या लगता है कि बजट को लेकर क्या होना चाहिए? क्योंकि बात हो रही है पर्यटन को लेकर। पर्यटन से सबसे महत्वपूर्ण एक बात है ज्ञानेंद्र कुमार जी की उत्तराखंड को जरूरत है स्वरोजगार की। यहाँ पर स्वरोजगार को लेकर जिस तरीके के कार्य होने चाहिए थे वो शायद नहीं हो पाए हैं, और उसी को लेकर लोगों की एक रहती है कि भाई हमें स्वरोजगार कैसे मिले, और स्वरोजगार के लिए पर्यटन एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। तो क्या लगता है आपको कि बजट में इस बार इस ओर भी ध्यान होगा या नहीं होगा, और इस बजट में क्या कुछ खास आने वाला है और क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको जी?
देखिए, एक पिछले 20-22 सालों में हम जिस कमी को सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी दोनों पार्टियों की सरकार रही हैं, कांग्रेस की भी रही है, भाजपा की भी रही है, लेकिन हर साल बजट भी आते रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे काम करना चाहिए था दोनों सरकारों को, उस पर आज तक नहीं किया गया है, वो ये है कि हम अपना आत्मनिर्भर बजट कैसे बनाएं। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, हम जो उसकी उन्नति थी हम उससे भी कोई सबक नहीं ले पाए। हम लोग जो यहाँ की सरकारें थी वो आपस के झंझटों में ऐसी लगी रही कि एक भी सरकार ने कभी भी ईमानदारी से ये प्रयास नहीं किया कि हम अपने प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करें। एक भी पार्टी इस बात को मतलब कह ही नहीं सकती है, सब केंद्र पर निर्भर रहे। अभी हमको विशेष राज्य का आप पैकेज मतलब कैसे विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, अभी हमें इतना पैकेज दे दीजिए, अभी हमें इतना पैकेज दे दीजिए। पैकेज क्यों चाहिए कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। और कोई भी राज्य जो है वो जब तक अपने सोर्सेज से इनकम जनरेट नहीं करता है अपनी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी वित्त मंत्री ने आज तक इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है, सिर्फ लोक लुभावन बातें चली हैं आज तक। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण कमी यही है। और प्रदेश के हमारे लगातार पिछड़ा 22 साल के बाद ही पिछड़ा रहने के कारण ही ये है कि किसी ने आज तक अपने रेवेन्यू इंक्रीज कैसे हो, अपने संसाधन कैसे बढ़ाए जाए, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, अपनी राजनीति पे ध्यान दिया है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर जितने भी बजट अभी तक पेश हुए हैं, अगर आप देखेंगे कि जो बजट पेश होते हैं उसमें किसी भी जो विभाग का बजट आता है उसमें नॉन प्लानिंग का खर्चा इतना ज़्यादा है कि जो प्लानिंग के लिए पैसा होना चाहिए था उसमें कुछ बचता ही नहीं है। वेतन है, भत्ते हैं, प्रशासनिक खर्चे हैं, आपने इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं इस छोटे से प्रदेश के कि जो एक्चुअली धरातल पे काम करने की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ से लाभान्वित होना चाहिए, वो उस चीज़ में हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। सारा बजट जो है वो कर्मचारियों को पैसे देने में, अधिकारियों को वेतन देने में, पार्टियां ऑर्गेनाइज करने में, संगोष्ठियां करने में, इवेंट करने में, इसमें खर्च हो जाता है। आपने पर्यटन की बात कही, पर्यटन में अगर आप ईमानदारी से देखेंगे, यहाँ पर शम्स भाई भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, दोनों इस बात को बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि आज तक पर्यटन के विकास के लिए सिवाय इवेंट आयोजित करने के, नाम बहुत अच्छे अच्छे दिए जाते हैं, कौथिग, फलाना, ढिमाका, लेकिन आज तक करा क्या है? सिर्फ आपने इवेंट मतलब आयोजित करने के अलावा और किसी भी इवेंट से डायरेक्ट किसी भी पर्यटक को लाभ नहीं पहुंचा है, ये भी सत्यता है। आप कई बार इस तरीके के देते हैं कि छोटा छोटा जो उस समय सब मतलब हम लोग जो है कह रहे तमिलनाडु के अखबार में देंगे, तमिलनाडु के पर्यटक आएंगे। तमिलनाडु के पर्यटक, आपको पहले ये देखना है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो उसके टारगेटेड जो उसके टारगेटेड आपके कस्टमर्स हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी डेवलप कर दिया जाना चाहिए था, बहुत सारे ऐसे आपके पास स्पॉट्स हैं कि जो आज तक वर्जिन बने हुए हैं, घूमने की बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा जगह डेवलप कर रहे हैं, चौकोड़ी है, बेरीनाग है, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, ऐसे बहुत सारी चीजें और लगातार हम इस बात को उठाते भी रहे हैं कि पर्यटन के लिए ज्ञानेंद्र जी हम ये कह ही रहे हैं कि पर्यटन को लेकर खाली मसूरी और नैनीताल नहीं है, पर्यटन के लिए और बहुत सारी चीजें हैं जो आपने भी कही हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि इस पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। दोनों सरकारें रही हैं। क्या कहेंगे हीरा सिंह बिष्ट, जिस तरीके की बात है? पर्यटन नहीं है, पर्यटन एक उसका। जी बोलिए ज्ञानेंद्र जी, क्या कहते हैं आप? बोलिए जी, जल्दी से अपनी बात रखिए जी। देखिए, सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज ये है कि पर्यटन एक हिस्सा है। आप जब तक नॉन प्लानिंग में पैसा, अपने खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जब तक कम नहीं करेंगे और अपने रेवेन्यू सोर्सेज डेवलप नहीं करेंगे, आप 100 बजट लाते रहे, आपकी सरकार, कोई भी सरकार, पार्टी सरकार आती रहे, वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, फेल्यूअर है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं आपने? अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे की कटौती के लिए क्या करा है? क्या उस मतलब ये जो बजट कल आने वाला है, क्या इसमें उसके कोई प्रावधान है कि सब हम ये खर्चे कम करेंगे? खर्चों की बात हम कर रहे थे। हीरा सिंह बिष्ट जी, ज्ञानेंद्र कुमार जी ने भी वही बात उठाई है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है हीरा सिंह बिष्ट जी, जो ज्ञानेंद्र जी भी कह रहे हैं कि
काम करना होगा, खर्चे कम करने होंगे, आत्मनिर्भर बजट लेके आना होगा, इस दिशा में काम होना चाहिए। वो काम शायद नहीं हुआ, लेकिन इस बार बहुत सारी आशाएं एक युवा सरकार से है, युवा मुख्यमंत्री से और डबल इंजन की सरकार से। हीरा सिंह बिष्ट जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, उसके बाद शादाब शम्स से हम अपनी बात लेंगे जी। हाँ, डबल इंजन सरकार तो बहुत दिन से सुन रहे हैं। डबल इंजन का परिणाम कुछ उत्तराखंड को नहीं मिला। खर्चे की बात हम लोग कर रहे हैं, पर्यटन को सुधार की बात करें, निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री भगवान उनको लंबी आयु दे, वो रोज हेलीकॉप्टर लेके दर्शन करे विभिन्न मंदिरों में जाके, रोज हेलीकॉप्टर लेके स्नान कर रहे, रोज हेलीकॉप्टर लेके दिल्ली में फूल दे रहे और फूल ले रहे, रोज जाके। आप ये बताओ, जनता की समस्या जूझने का कब प्रयास किया? हेलीकॉप्टर से 1000 करोड़ का खर्चा तो आपने चुनाव से पहले और उसके बाद में कर चुके हैं। आप कॉमन आदमी की तरह, यात्री टूरिस्ट आता है, आपके लाखों की संख्या में ये सौभाग्य उत्तराखंड का रहा, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद में लोगों में एक वो था कि घरों में बैठे परेशान हो गए थे, तो आस्था का प्रतीक था। लेकिन आप साइड बाय साइड ये भी तो देखें, लगभग 200 टूरिस्ट तो मर भी तो गए इलाज के बिना। ये क्यों नहीं देख रहे आप? वो तड़पते रहे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। यार टूरिस्ट तब आएगा जब ये सुरक्षित समझे। पहले टाइम ऐसा हुआ, इतिहास में गलत संदेश गया। हम इसलिए नहीं कह रहे बीजेपी की सरकार है, लेकिन व्यवस्था नहीं हुई, ये संदेश इसको स्वीकृति करनी चाहिए, ये नहीं हुआ। मैं एक बात उठाई, आप प्रदेश का विकास स्वावलंबी प्रदेश बनाना चाह रहे, स्वरोजगार चाह रहे। अरे ITI पॉलिटेक्निक टेक्निकल एजुकेशन से बनेगा। 72 ITI क्यों बंद कर दिया आपने? क्यों नहीं सरकार इसका जवाब दे रही? 72 ITI जहाँ से बच्चा सर्टिफिकेट लेकर रोजगार खड़ा हो जाता, कहीं भी प्राइवेट में, सरकारी कारखाने में जीवन बनता, वो आपने बंद कर दिया। आप इस प्रदेश को ले जाना, कोई दिशा तो तय करें। केवल सबका विकास, सबका तो नारा मात्र है। आप एक चीज बता दें, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई पॉलिटेक्निक बनाया, कोई ITI बनाया, कोई नया पर्यटक स्थल चुना आपने? नहीं, कुछ नहीं किया आपने। पुरानी पेंशन कर्मचारी प्रधान प्रदेश है, क्यों रोज आंदोलन की बात करते हैं? अरे पेंशन सब हमारे राजस्थान ने दे दी, झारखंड ने दे दी, तो अभी पुरानी पेंशन अधिकार है, बुढ़ापे का सहारा है, क्यों तड़फा रहे उनको? 3 प्रमोशन कर्मचारी मांग रहे। अभी आप हेल्थ वर्कर की मैंने बात की, 25 सड़कों पर कर दिया आपने। कोरोना महामारी में तो काम लिया, आज क्या आवश्यकता नहीं? आवश्यकता है, क्वालिफाइड है, आपने उनको हीरो भी डिक्लेयर किया। उसके बाद तो ऐसे कैसे आप लोग चलेंगे? बजट तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तकनीकी शिक्षा बढ़ाना पड़ेगा, स्वास्थ्य में कोई अस्पताल आपने नहीं बनाया। आप ऐसे ही केवल सेंटर का नाम, मोदी जी का नाम लेकर जनता को कब तक गुमराह करेंगे? भाई धरातल पे काम उतारो। किसान के खेत को पानी चाहिए, उसकी उपज का मूल्य चाहिए, बेरोजगार का हाथ को काम चाहिए, महंगाई का नियंत्रण चाहिए। पलायन तभी रुकेगा जब वहाँ अस्पताल, शिक्षा। मैंने तिवारी जी का टाइम प्रपोज किया था और मान गए थे कि नवोदय विद्यालय CBSE पैटर्न पर हर जिले में एक बनेगा, सरकार चलाएगी। जैसा राजीव गांधी नवोदय हमने नाला पानी में बनाया, 600 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, 6 से 12 तक हमारी एडमिशन की रहती है, वहाँ एक अपने आप का आदर्श विद्यालय है। अरे उस तरह के पूरे प्रदेश में बना तो पलायन नहीं करेंगे लोग, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। बात करने के अलावा काम कुछ नहीं हो रहा। सर्वांगीण विकास होगा और मोदी जी आ गए और टूरिज्म बढ़ गया। अरे मोदी जी तो फोटो खिंचवाने आए थे भाई, गुफा के अंदर बैठ के। टूरिज्म तो पहले से ऑलरेडी 4 धाम में आस्था है हिंदुस्तान की जनता की। मोदी जी आए, अच्छा है, स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री देश के, लेकिन उनके आने से टूरिज्म आ गया, उनके आने से लोगों में जोश आ गया, उनके आने से लोगों में जीने की राह बढ़ गया, भक्ति भावना बढ़ गया। ऐसे नहीं, वो तो राजनीतिक वो था, उनकी यात्रा थी, अच्छा है कोई बात। लेकिन मोदी जी में और कांग्रेस में एक फर्क है। इंदिरा जी 77 के बाद चुनाव हारी थी, कार से गई थी बद्रीनाथ यात्रा पे, और 4 बजे दूसरे लोग उठे, मैं भी साथ में था। और इंदिरा जी अपने देश की सुरक्षा की जाने सीमा पर, बॉर्डर पर चलेगी नीति माना देखने, 4 बजे उठकर 6 बजे फिर मंदिर में आकर बैठ गई थी। वो देशभक्ति आस्था के प्रतीक होती है, दिखावा नहीं किया उन्होंने। या राहुल गांधी गए पैदल उस आपदा में, उन्होंने तो प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन गए 12-13 किलोमीटर पैदल चले पहाड़ पर, वो होती है आस्था। और यह टीवी और मीडिया के माध्यम से आप प्रचार प्रसार करो, धरातल पर न किसानों को कुछ मिल रहा, न मजदूर को मिल रहा, न बेरोजगार रोजगार मिल रहा। हीरा सिंह जी, आजकल धरने प्रदर्शन भी तो ऐसे ही हो गए, मीडिया के लिए ही होते हैं, केवल छोटी सी जगह में। हीरा सिंह जी आप देखिए कि बीते दिनों में कितनी सारी चीजें हैं, और सुभाष जी उस बात पर मुस्कुरा भी रहे हैं कि अब धरने प्रदर्शन भी मीडिया के कैमरे के सामने होते हैं, बाकी जनता के बीच में नहीं होते। ये इस तरीके की स्थितियां आज आ गई है। तो शादाब भाई चलिए आप जवाब दीजिए, समय भी कम है, और अपनी बात रखिए। बहुत सारी चीजें हीरा सिंह जी ने भी बोली, ज्ञानेंद्र जी ने भी बोली, सुभाष जी ने भी बोली जी।
पहले तो मैं बिल्कुल इतना मानूंगा कि मेरी डबल इंजन की सरकार का दम कह रहे थे, कुछ दिखा नहीं। अगर दिखाना होता तो ऑल वेदर रोड नज़र ना आ रहा होता, जिसकी वजह से यात्री बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे। अगर दिखाना होता तो पहाड़ पे ट्रेन चढ़ती हुई नजर ना आ रही होती लोगों को, अगर कुछ ना किया होता। दिल्ली से यहाँ तक का सफर, ये जो 8-8 घंटे 9-9 घंटे हमें लगते थे, ये दिखाई ना देता। हम घंटों तक, अरे घोषणा ही तो रह गई, खाली घोषणा मंत्री और मुख्यमंत्री बन के रह गए कांग्रेस के नेता, इसमें कोई शक नहीं है। प्रैक्टिकल काम अगर नजर आया तो हमने देखा कि कैसे टनल के ऊपर, डाट काली के ऊपर घंटों का जाम लगता था। आज वो डाट काली के अंदर हम जू से निकलते हैं और पता भी नहीं चलता कब डाट काली आई कब चली गई। और उसके अलावा अभी जो कॉरिडोर बन रहा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉरिडोर उत्तराखंड का बनने जा रहा है। वो सबके सामने है कि यहां से दिल्ली का रास्ता मात्र 2.5 से 3 घंटे का रह जाएगा। ये बताता है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने कितना काम किया। लेकिन बदकिस्मती कि कुछ लोगों को ये काम नजर नहीं आता। अभी वो कह रहे थे कि यहां तो आईटीआई बंद कर दी। हाँ, बहुत काम किया कांग्रेस ने, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही किया। ठेकेदार और ठेकेदारों की कमीशन, बिल्डिंग बनवाते रहो, बिल्डिंग बनाते रहो। अरे खाली पड़ी है बिल्डिंगें, क्या करें उन बिल्डिंगों का जिसमें बच्चे नहीं है? क्या करें उन बिल्डिंगों का जिसमें टीचर्स नहीं है? बिल्डिंगें बनाते रहो, कमीशन लेते रहो, ठेकेदार बन के रह गए नेता। और इसीलिए हम कहते थे कि इस नीति को नहीं बदलेंगे तो उत्तराखंड गर्त में चला जाएगा। नीति बदलने का काम हमारी सरकार ने किया, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि आपदा आ गई और मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। वो मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री को नहीं देखा जब आपदा के दौरान मोटरसाइकिल के ऊपर विधानसभा में घूम रहे थे जब कुमाऊं में बाढ़ आ गई। ये युवा मुख्यमंत्री का दम है। और जब आवश्यकता होगी, हमने कहा हम फायर भी बनेंगे और फ्लावर भी बनेंगे। पैदल चलना पड़ेगा तो पैदल भी चलेंगे, हवाई सेवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रदेश के हित के लिए तो वो भी करेंगे। लेकिन शायद वो लोग इस बात को क्या जाने जो मोदी जी की यात्रा पे सवाल उठाते हैं कि वो यहाँ फोटो खिंचवाने आते हैं, क्योंकि लोग तो पताया घूमने जाते हैं, बैंकॉक घूमने जाते हैं। अब छुट्टियां मनाने जो लोग विदेशों में जाते हो वो क्या जाने कि दिवाली अपने सैनिकों के बीच में मनाने का मतलब फोटो खिंचवाना नहीं होता, इसे राष्ट्र प्रेम कहते हैं। लेकिन शायद कांग्रेस उस बात को समझ नहीं पा रही। मैं इतना जरूर कहूंगा बहुत ईमानदारी के साथ, कर्ज से घबराने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए उत्तराखंड, भविष्य का उत्तराखंड कैसा हो उसकी झलक आपको बजट में दिखाई देगी। हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, कैसे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने, कैसे मेरा हर बच्चा स्वरोजगार के माध्यम से मत्स्य पालन भी करेगा और भेड़ों के फार्मिंग को भी अंजाम देगा। इसीलिए हमने नई ब्रीड ऑस्ट्रेलिया से मंगाई। हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, पूरे पहाड़ आपको सोलर एनर्जी के भरे हुए, ऐसा लग रहा है पहाड़ के ऊपर सोलर प्लांट लगा दिए चारों तरफ। ये हमारी एक ईमानदार सोच है। उस ईमानदार सोच के साथ युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को देश का नंबर 1 स्टेट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, यात्रा में इतने लोग मर गए, कह रहे थे हम सहयोग करेंगे। अरे सब जानते हैं कि कोविड, हमने एडवाइजरी जारी की, युवा मुख्यमंत्री ने कहा पोस्ट कोविड जिनको है वो ना आए। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं जिनको सांस की दिक्कत है पोस्ट कोविड के बाद ना आए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो ना आए। हॉस्पिटल तक पेशेंट जा नहीं पाया, अगर ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई, उस डेथ का जिम्मेदार हम है क्या? अरे मालूम है कोरोना से दिक्कतें आई, बहुत लोगों को परेशान किया हुआ है कोरोना ने, और हमने उस कोरोना की वजह से लोगों से निवेदन किया मत आइए। आपने चाह लिया, आपकी आस्था बाबा बद्री, बाबा केदार के द्वार तक पहुंच गई। मजबूरियों को, ये आप जो यात्रा को बदनाम करने की साजिश कुछ हमारे विपक्षी दल कर रहे थे, मैं कह रहा हूं उत्तराखंड के लोग माफ नहीं करेंगे। हमारे बच्चों के चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट क्या आ गई, बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने 2 जून की रोटी इस यात्रा के माध्यम से क्या हमारे बच्चों के पास रह गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा विपक्ष को, केवल हमारे विरोध के लिए विरोध कर रहा है। कल बजट में महिलाओं के लिए कुछ आएगा जिनको 2 जून की रोटी इस यात्रा के माध्यम से मिलती है। मैं कह रहा हूं आने वाली नस्लें कांग्रेस के इस विरोध के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगी। बिल्कुल शादा भाई, कल बजट में पर्यटन, युवा और महिला, क्योंकि मातृ शक्ति की बात भी हुई है, क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा और खासकर बजट में क्या कुछ होगा? देखिए, मातृशक्ति को
हमने जितना सम्मान दिया है शायद बाकी तो कोई सोच भी नहीं सकता। बाकी तो सिर्फ नारे दे सकते हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बस सिर्फ गांधी परिवार की लड़की हूं इसीलिए लड़ सकती हूं, बाकी कोई उत्तराखंड की लड़की तो नजर नहीं आई हमें चुनाव में लड़ते हुए भी। हाँ, हमने पहली राज्यसभा सांसद महिला को उत्तराखंड से भेजा, ये बताता है कि हम मातृशक्ति के प्रति कितने गंभीर हैं। हमने इस उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के रूप में इस उत्तराखंड को दी। हमने मातृशक्ति के लिए मेरे पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा, बहनों को सिर्फ अर्धांगिनी तो कहते हो लेकिन उसे आधा हक देने के लिए तैयार नहीं हो, खतौनियों में मेरी मातृशक्ति का नाम आए, ये योजना हम लेके आए। हमने कहा मातृशक्ति को लिए 108, आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, ये 108 जीवनदायिनी हमारी सरकार की देन है। इसे आपने आईसीयू में पहुंचा दिया था, दोबारा उसके पैरों पे उसे खड़ा करने का काम मेरी सरकार ने किया। मातृ वात्सल्य योजना मेरी सरकार की देन है। बहनों को कैसे उनके प्रेगनेंसी के समय उनको कैसे इलाज मुफ्त दिया जाए, कैसे उनकी व्यवस्था अलग से स्पेशल खाने की जाए, ये मेरी सरकार ने की। हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मातृशक्ति को बराबर सहयोगी के रूप में लेके चल रहे हैं और पूरी कमांड उनके हाथ में है। और इसलिए हमने सुझाव मांगे, गृहिणियों से सुझाव मांगे कि 3 गैस के सिलेंडर हर गरीब महिला को भी मुफ्त दिए जाएंगे। 4 पाइप बहुत चलिए बिल्कुल चलिए समय कम हो गया, हॉस्पिटल है उन स्वास्थ्य केंद्रों बिल्कुल को बना दिया। अब अगर कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा तो हमारी गलती नहीं है, बता चलिए समय कम है, समय खत्म हो गया। चलिए बहुत जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड में इस बार बजट कुछ खास है। जी बिल्कुल, अर्थव्यवस्था जवाब दे रही है। नहीं बिल्कुल शादा भाई, उत्तराखंड का बजट इस बार खास होना चाहिए और यही सबकी आशा है कि यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड आत्मनिर्भर कैसे बने और इसी पर फोकस होना चाहिए। आप सभी लोगों ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की धामी सरकार से एक संतुलित बजट की अपेक्षा की जा रही है। उत्तराखंड में इस समय स्थिर सरकार है। सरकार एक बेहतर बजट के माध्यम से राज्य की अपेक्षाओं को पूरा कर सकती है। उम्मीद यही की जाती है कि वित्त मंत्री ने लोगों की भावनाओं के अनुरूप कुछ ना कुछ बजट जो है वो आएगा, भावनाओं के अनुरूप आएगा। राज्य की प्रगति के लिए कई क्षेत्रों में फोकस किया जाना है और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बजट आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वरोजगार के साधन कैसे हों, ये सबसे महत्वपूर्ण इस बजट में रहेगा। और इस चर्चा खास में इतना, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।